हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इस चैनल पे चल रही है लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से आपको विदाशी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको लैब असिस्टेंट के कोर्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और आज हम करेंगे वो टॉपिक जो हमने पिछले में पार्ट 1 में किया था, उसी के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को बताना होता है। यानी हम कुछ स्थूल गुणों को अगर हम बताएंगे तो हम किसी भी सिस्टम या निकाय की क्या अवस्था है, क्या उस समय उसकी स्टेट है, उसको हम बता सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए कैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रेशर। ठीक है, कोई सिस्टम जो है कितने प्रेशर पर है, यानी उसमें दबाव कितना है, कितने उसका वॉल्यूम है, कितना उसका टेम्परेचर है, ये सब जो है हम बता सकते हैं। तो हम एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें देखना है स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स हिंदी में कहते हैं अवस्था चर, और स्टेट फंक्शंस हो गए आपके अवस्था फलन। तो जिसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि इसे प्राप्त करने के तरीके पर। यानी स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस आपकी वो वैल्यूज होती है जो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करेंगी। मान लीजिए अगर मेरा कोई सिस्टम P1 प्रेशर पे था, V1 उसका वॉल्यूम था, T1 उसका टेम्परेचर था, मैंने इस पर कुछ भी वर्क किया या इसमें कुछ हीट इसमें प्रोवाइड करी, और इसके जो ये वेरिएबल्स थे चेंज हो गए। किस पर चेंज हो गए? P2, V2, T2। तो ये जो मेरे स्टेट वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेंगे कि ये इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। ठीक है, शुरुआत में इसके क्या वेरिएबल्स थे और फाइनल स्टेट पे इसके क्या वेरिएबल्स थे। इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने कौन सा प्रोसेस यहाँ पर किया, क्या मैंने इसमें हीट दी थी, क्या मैंने वर्क किया था, किस तरह से किया था, इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे निर्भर करता है। तो इसीलिए हमने लिखा है जिसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, स्टेट पर, इस समय क्या स्टेट है और फाइनल में क्या स्टेट है। इसे प्राप्त करने के तरीके पर निर्भर नहीं करता कि किस तरीके से हमने कौन सा पाथ यहाँ पर फॉलो किया है। आपके स्टेट वेरिएबल्स में क्या क्या आ सकते हैं? इंटरनल एनर्जी आएगी, एंथैल्पी आएगी, एंट्रोपी आएगी, गिब्स फ्री एनर्जी आएगी, प्रेशर यानी दबाव, टेम्परेचर तापमान, वॉल्यूम, ठीक है, आयतन। इंटरनल एनर्जी को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, बाकी सबके हिंदी में भी यही नाम है। अब देखिए स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस के ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इनमें से कौन से स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हमने करी थी उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हीट, ठीक है, ऊष्मा यानी कि Q, और वर्क कार्य, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। स्टेट फंक्शंस क्या है उसके एग्जांपल्स भी ध्यान में रखने हैं, और हीट और वर्क स्टेट फंक्शंस नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस यानी ऊष्मागतिकी प्रक्रम कितने तरह के होते हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है ये समताप प्रक्रम है, यानी ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, यानी कोई भी प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, या फिर मैं उसमें कुछ भी इसमें वर्क किस तरह से कर रही हूँ, या इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही हूँ या कोई और वर्क कर रही हूँ, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कर रही हूँ, लेकिन वो होगा किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर तापमान पर जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रम होता है, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। मान लीजिए मेरा सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई भी रिएक्शन मिक्सचर है, ऊपर से हमने इसके ऊपर पिस्टन लगा रखी है, ये इसके ऊपर पिस्टन लगी हुई है। अब ये पिस्टन भी किस तरीके की हमने कह दिया, कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इसमें से हीट नहीं जा सकती। ठीक है, और वॉल्स भी किसकी कैसी हैं? इसकी एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स का होने का मतलब ही ये है कि यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। दैट मीन्स जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो डेल्टा क्यू हमारा क्या हो जाएगा? 0। देखिए कंडीशन ध्यान में रखनी है, जब आइसोथर्मल की बात करें तो डेल्टा T 0 है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर हम चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहेगा। एडियाबैटिक की प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, डेल्टा Q आपका 0 है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा।
आइसोबारिक की जब बात होती है तो आइसोबारिक है समदाब प्रक्रम। समदाब प्रक्रम यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। हम कुछ भी कर रहे हैं सिस्टम में, कोई भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें हीट दे रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट वहाँ पर बना रहेगा। और ऐसे ही होता है आपका आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा यानी डेल्टा V इक्वल टू 0। तो ये है आपके प्रोसेस। इसके अलावा एक और प्रोसेस आपका होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम इसी पे देख लेते हैं, ठीक है। पहले मेरा इनिशियल स्टेट शुरुआत में एक सिस्टम जो था वो इस स्टेट पर था, P1 V1 और T1 उसके वेरिएबल्स थे। मैंने इस पर कोई प्रोसेस किया, कोई भी प्रोसेस यहाँ पर मैंने मान लीजिए कुछ भी प्रोसेस किया था और इसके जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो गए, ठीक है। और इसके बाद ये फिर से मैंने इसके बाद कोई प्रोसेस किया और वेरिएबल्स चेंज होके वापस से क्या हो गए, P1 V1 T1, यानी कि जो इनिशियल स्टेट थी घूम फिर के वही क्या आ गई, इसकी फाइनल स्टेट ही हो गई। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों यहाँ पर एक ही होती हैं तो ये प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। अब समझते हैं हीट को और वर्क को। तो सबसे पहले हीट की बात करेंगे यानी ऊष्मा, रिप्रेजेंट करते हैं इसको Q से। अब देखिए हीट जो होती है, हमें पता है नेचर में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। अगर दो हमने बॉडीज ली हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, और हमारा जो T1 का टेम्परेचर है वो T2 से बड़ा है, ठीक है, T2 से ज़्यादा है। तो क्या होगा, अगर इन दोनों को मैं कॉन्टैक्ट में लाऊंगी और ये दोनों थर्मली कंडक्टिंग वॉल से सेपरेटेड अगर होंगे, थर्मली कंडक्टिंग मतलब ऊष्मा के सुचालक अगर वॉल है इनकी, अगर मैं इन दोनों कॉन्टैक्ट में ले आऊँ तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, T1 से T2 में जाएगी। यही आपका थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ भी है, ठीक है, कि हीट मूव्स फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, ट्रांसफर होता है इसका। अब देखिए IUPAC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है, यानी कि जब सिस्टम या निकाय जो है हीट को अवशोषित करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तो वो लिया जाता है पॉजिटिव, ठीक है, तो वो धनात्मक होता है यानी Q इज ग्रेटर देन 0। लेकिन जब सिस्टम में से हीट रिलीज होती है, हीट जब देगा सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में से हीट निकल रही है, तो हम उसको लेते हैं नेगेटिव और ये होगा Q इज लेस देन 0। सेम चीज वर्क के लिए भी है। अगर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो वर्क लिया जाता है पॉजिटिव। अगर सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल लूंगी, जैसे गैस का एक्सपेंशन हम देखेंगे, तो अगर ये गैस खुद से काम कर रही है तो ये होगा नेगेटिव। अब समझते हैं कार्य को। कार्य या वर्क जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W या वर्क हमारा जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है हमारा PV वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क यानी दाब आयतन कार्य, जिसे हम मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य भी कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, लेकिन हमें यहाँ पर जिस पे डिटेल पे स्टडी करनी है वो है आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझने की कोशिश करते हैं और इसका एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरिवर्सिबल वर्क की, ठीक है, इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ऐसा काम जो परिवर्तित नहीं हो सकता दोबारा से, मतलब हम उसे रिवर्स यहाँ पर नहीं कर सकते। इस केस के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने ये गैस फिल कर रखी है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है, आयतन इसका V1 है, इसके साथ एक पिस्टन लगी हुई है, ठीक है, ये पिस्टन लगी हुई है और ये है पिस्टन के ऊपर जो बाहर से दबाव आ रहा है, ठीक है, सराउंडिंग से, वो है एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से जो दबाव आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस से कम है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर को हम P इन से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को Px से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए जो गैस का इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो क्या होगा, गैस अब एक्सपैंड होगी, ये पिस्टन बाहर को मूव करेगी और एक्सपैंड हुई यानी फैली, और फैलकर हमारा जो आयतन है वो बढ़ गया, कहाँ तक पहुँच गया, V2 तक पहुँच गया। ग्राफिकली मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, P एक्सटर्नल यहाँ पर अगर हम ये ले लें तो V1 और V2 की लाइन जो है हमारी ये आ रही है, ये टोटल एरिया जो है इतना जो है इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सपेंशन हुआ है। तो अब यहाँ पर वर्क के लिए अगर हम एक जो लेते हैं एक्सप्रेशन, आपको पता है वर्क को क्या लिखा जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को जब हम लेंगे तो F इंटू एल हमने ले लिया। अब हमें ये भी पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, प्रेशर या दबाव क्या होता है, बल अपॉन यहाँ पर क्षेत्रफल लेते हैं, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया,
ठीक है, पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट क्योंकि ये गैस मूव कर रही है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। तो वर्क की जगह भैया यहाँ पर हमने एफ को रिप्लेस कर लिया और क्या रख लिया, पी एक्स इंटू ए, और एल हमारा ऐसे ही रहा। अब ये ए इंटू एल क्या हो जाएगा, ए इंटू एल हमारा क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम हमारा है कितने के बराबर, कितना यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पर आया है, इतना आया है, ये है हमारा एल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसमें हमारा कितना वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हुआ है, V2 से, अगर हम यहाँ से यहाँ तक V2 है, यहाँ से यहाँ तक V1 है, V2 में से अगर V1 माइनस कर देंगे तो हमें हमारा यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर हम एरिया के लिए यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये एक्चुअली V2 माइनस V1 है, ये V2 माइनस V1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V। तो हमने यही किया है, यहाँ पर AL की जगह पर हमने डेल्टा V लिख लिया है। W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V आया। लेकिन यहाँ अगर हमें साइन को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि हमें पता है V2 माइनस V1 हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, तो इस हिसाब से तो हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। लेकिन IUPAC के नॉर्म्स क्या कहते हैं, गैस यहाँ पर खुद से काम कर रही है, अगर सिस्टम खुद काम करता है तो हमारा वर्क क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो हमारी वर्क डन की या कार्य के लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आती है वो क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में बदलाव या परिवर्तन। तो ये हमारी इरिवर्सिबल वर्क के लिए है। अब काम करते हैं हम रिवर्सिबल वर्क के लिए निकालते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल वर्क यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम। और ये हम कैसे निकालेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क, समताप, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम ये काम कर रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर मान लीजिए ये जो हमने गैस का यहाँ पर एक्सपेंशन देखा, अगर इसी एक्सपेंशन को हम बहुत ही छोटे और बहुत सारे नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में लेके चलें, ठीक है, अगर हम इसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में इसे ब्रेक कर दें इस तरीके से कि हर टाइम जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर है उसमें बहुत माइन्यूट सा, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, इतना कि गैस फैल तो रही है लेकिन हर समय हम कंडीशन ये है कि किसी भी समय इसे रिवर्स किया जा सकता है। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में बहुत ही मामूली सा फर्क है, ठीक है। तो अब हमारी जो गैस यहाँ पर अब फैल रही है या एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल कंडीशंस के अंतर्गत हो रहा है। इस केस के लिए एक्सप्रेशन तो हमें पता है क्या हो रहा है, ठीक है, क्या है हमारी, यही रहेगी, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। अब रिवर्सिबल के लिए ले रहे हैं तो W रिवर्सिबल ले लिया हमने, क्योंकि हम बहुत सारे इनफाइनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में इसको कर रहे हैं, बहुत ही बारीक हम स्टेप्स में इसको नंबर ऑफ स्टेप्स में कर रहे हैं। तो अगर हम बहुत कम वॉल्यूम के चेंज के लिए अगर लेंगे तो क्या लेंगे, P एक्सटर्नल dV यानी बहुत कम आयतन में परिवर्तन आ रहा है। इसको करेंगे इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट, हमारी क्या हो जाएंगी, V इनिशियल और V फाइनल। इनिशियल क्या हुआ हमारा, पहले कितना आयतन था, V1 V2 ही मान सकते हैं आप, इसे V1 V2 भी लिख सकते हैं, V इनिशियल V फाइनल भी लिख सकते हैं, इसे इनिशियल कर दीजिए, इसे फाइनल कर दीजिए। तो हम क्या लेंगे, विद इन द लिमिट चाहे से इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा V को, सॉरी dV को क्या करेंगे, VF और VI के बीच में। अब हर स्टेप पे हमें पता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो dP हमने ले लिया। ये हमने माइनस की कंडीशन में यहाँ पे इसलिए एक्सपेंशन का केस चल रहा था। अगर आप जनरल कंडीशन लेंगे तो आप क्या ले सकते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों के लिए अगर आप लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं प्लस माइनस दोनों। तो यहाँ हमने इस एक्सप्रेशन में क्या किया, P एक्सटर्नल की वैल्यू हमने इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस के टर्म्स में रख दी, ठीक है, जो गैस का आंतरिक दबाव है उसके टर्म्स में हमने यहाँ रख दिया कि W रिवर्सिबल यहाँ रख लिया, P एक्सटर्नल या P इंटरनल प्लस माइनस dP और dV। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें dV को यहाँ इससे भी और यहाँ इससे भी, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये P इन dV प्लस माइनस dP dV। अब ये dP dV जो है ये बहुत ही छोटी वैल्यू हमारी निकल के आएगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, इसको हटा दीजिए, इसको हम ना माने, बस खाली इतने को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू, अब हमारा ये आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम 1 मोल गैस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है, N की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्यों, PV इज इक्वल टू nRT होता है, N की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली, 1 मोल के लिए बात हो रही है, तो हमारा क्या आ जाएगा, P की वैल्यू वॉल्यूम इसके अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी P इन इज इक्वल टू RT अपॉन V। अब क्या करेंगे, यहाँ इस वर्क के एक्सप्रेशन में हम प्रेशर की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, RT अपॉन V रख लिया, RT अपॉन V हमने रखा, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हमने जब इसका किया, डेल्टा ये dV का हमने जब इंटीग्रेशन किया विद इन लिमिट्स VI और VF, तो हमारा आया है RT, R हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, T भी हमारा कांस्टेंट है, T कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहे हैं, दोनों चीज़ें बाहर आ जाएंगी, क्या आ जाएगा, ln VF अपॉन VI, ठीक है।
वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे अगर आप लॉग में टू बेस 10 तो क्या आ जाएगा -2.303 RT log VF अपॉन VI। और इसी एक्सप्रेशन को अगर मान लीजिए हमें वॉल्यूम ना बताओ, हमें क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली होते हैं, ठीक है, यहाँ पर P1 P2 इज इक्वल टू V2 V1, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो ये एक्सप्रेशन भी आपकी हो सकती है वर्क के लिए, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन जब होगा तो इसका मतलब बाहर से जो प्रेशर आ रहा है P एक्सटर्नल वो ज़ीरो है, तो जब P ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जब एक गैस वैक्यूम में एक्सपेंशन करती है तो वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर क्या है, ज़ीरो। तो अभी तक हमने ये जितना टॉपिक किया, इसके आगे का टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जो किया है वो आई होप वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.